नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं जो मेनली वर्मिनस टॉक्सीमिया के चलते हुआ है और इसके क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। जैसा कि आप इस काफ को देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है और ओपिस्थोटोनस कंडीशन में है। तो इस तरह की कंडीशन किन किन बीमारियों के साथ मिलते हैं और उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किस तरह से इलाज करेंगे, इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया और आज मेरे पास 10,000 यानी कि 10K सब्सक्राइबर हैं और आप सबों का इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा। मुझे इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। ये मुझे इंस्पायर करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं जो कि एनिमल्स को हेल्प करता है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये जो काफ है जो आसमान में देख रहा है, स्टार गेजिंग कंडीशन इसे कहते हैं। ये कंडीशन मेनली अगर काफ की हम लोग बात करें, तीन कंडीशंस में अक्सर मिलता है। एक पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया जिसे थियामिन डेफिशिएंसी कहते हैं, दूसरा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो अक्सर काफ्स जो 3 हफ्ते से कम के होते हैं उनमें होता है, और तीसरा सॉल्ट पॉइजनिंग यानी कि जब डायरिया रहता है काफ में उस समय अगर आप सोडियम की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो उस कंडीशन में इस तरह की समस्या आती है। तो ये समस्या और भी कई जगहों पे आती है, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो केस है वर्मिनस टॉक्सीमिया का है। इसी तरह से और भी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो या यूरिया पॉइजनिंग हो या लेड पॉइजनिंग हो या ब्रेन के अंदर कभी कभी एब्सेस बन जाता है, उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो सेरेब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस होता है, इसका जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें मेनली जो एनिमल का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और अगर क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की सीवियरिटी है प्रॉब्लम का, उस पे क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि एनिमल में ब्लाइंडनेस रहता है और अगर आप PLR देखते हैं तो स्लगिश या एब्सेंट हो सकता है, यानी कि आँख की पुतलियों पे जब आप लाइट डालते हैं तो वो पुतली में कंस्ट्रिक्शन जो है, प्यूपिल में जो कंस्ट्रिक्शन है वो धीरे होता है या ना के बराबर होता है। मनक रिफ्लेक्स भी नहीं होता है, यानी कि आप आई के सामने जब हाथ या कोई चीज़ ले जाते हैं तो ब्लिंकिंग नहीं होती है। तो ये इंडिकेट करता है कि एनिमल जो है वो ब्लाइंड है और वो टच या साउंड के लिए हाइपरस्थेटिक रहता है। इसी तरह से जो हेड है वो आसमान की तरफ उठा के रखता है या उसकी शिवरिंग होती है, शेकिंग होती है, उसमें बैलेंस नहीं रहता है। जब भी सेरेब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस होता है, चाहे कोई भी कारण हो, वहाँ पे ब्रेन एडिमा होता है। जब ब्रेन एडिमा होगा तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो जो काफ है वो अपने आप को या तो दीवार में हेड प्रेसिंग करता है या जिस रस्सी से बंधा होता है उससे खींच के रखता है। तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि इसका जो फोर ब्रेन है या कॉर्टेक्स, सेरेब्रो कॉर्टेक्स है, उसमें किसी न किसी तरह से लीजन बन गया है। और जब एक बार लीजन बनता है तो ये सारे लक्षण आने का जो कारण है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या एसिटाइलकोलिन है या लिपिड सिंथेसिस है वो किसी न किसी तरह से ब्रेन में बाधित हो जाता है और एनिमल फिर इस तरह के सिम्टम्स देता है। तो इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है उसे थियामिन कहते हैं और थियामिन जो है ब्रेन में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ब्रेन को क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है, उसमें एक थियामिन एक पार्ट होता है जिसके चलते ब्रेन को एनर्जी मिलती है। लेकिन किसी भी तरह से ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती है तो उसके सेरेब्रल लीजन्स आते हैं, यानी ग्रे मैटर में लीजन्स आते हैं
और एनिमल जो है इस तरह का बिहेवियर और क्लिनिकल सिम्टम्स देता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर जो PEM है जिसे पॉलीएन्सेफेलोमलेसिया कहते हैं, ये जनरली 3 महीने से लेकर के 6 महीने के काफ में होता है और इसमें रेक्टल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। लेकिन वो पैडलिंग करता है, कन्वल्सन आता है, आसमान में देखता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अपने रो पे स्ट्रेचिंग करता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। लेकिन बैक्टीरियल अगर मेनिंजाइटिस रहेगा तो वो अक्सर 3 हफ्ते से कम के बछड़ों में होता है और उसमें टेम्परेचर हाई मिलता है। तो अगर आपको टेम्परेचर हाई मिल रहा है, बछड़ा 3 हफ्ता से कम है और एक टिपिकल प्रेजेंटेशन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होती है, उसमें आप देखेंगे तो आँखों में सफ़ेदी आने लगती है, या तो एक आँख में आएगा या 2 आँख में आएगा। उसमें क्लाउडी आई कहते हैं। इसमें आँखों के ऊपर फाइब्रिन का डिपोजिशन होता है, या उसमें लिम्फोसाइट का एक्युमुलेशन होता है जिसे हाइपोपियन कहते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि एनिमल में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। लेकिन ये जो अपना केस है ये वर्मिनस टॉक्सीमिया का है। जब बाफलो काफ को अक्सर डिवॉर्म किया जाता है तो यहाँ पर भी इसे अल्बेंडाजोल दिया गया था, उसके दूसरे तीसरे दिन से सिम्टम्स आने लगे। यानी कि जब आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो जो राउंड वॉर्म्स होते हैं वो बाफलो काफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। राउंड वॉर्म एक साथ मरते हैं तो वो गुच्छे बना लेते हैं और फिर वो इंटेस्टाइन में वो सड़ने के बाद वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है और पैरासाइट डिके करता है तो टॉक्सिन रिलीज होता है, और वो टॉक्सिन जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जाके ब्रेन इशू करता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इस तरह के आते हैं जिसे में इंसेफ्लोपैथी होता है और ब्रेन लीजन्स दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है अक्सर बाफलो काफ में डिवॉर्मिंग जब करते हैं, लग्जेटिव नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में ये केस देखने को मिलता है और इस काफ में भी वही हुआ था। तो तीसरा जो है, अगर डायरिया है और उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर नहीं देते हैं, नमक ज़्यादा देते हैं, तो सॉल्ट पॉइजनिंग होगा। सॉल्ट पॉइजनिंग के चलते भी ब्रेन एडिमा होता है और फिर इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको आप जब भी इस तरह का काफ कोई प्रेजेंट किया जाए उसमें आपको कंसिडर करना चाहिए और फिर उसको आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट में क्या है, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि तो थंब रूल में आपको थियामिन देना होगा, यानी विटामिन B1 देना होगा, और विटामिन B1 का जो डोज रेट है वो इम्पॉर्टेंट है। थियामिन का जो डोज है वो 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट है और एवरी 8 आवर पे रिपीट करना होता है, यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। यानी कि हर 8 घंटे पे आपको एक शॉट 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाना होगा। और पहला जो शॉट है उसको इंट्रावेनस देना चाहिए, और इंट्रावेनस आपको अगर देना है तो उसे नॉर्मल सलाइन में डाल के दें या स्लो इंट्रावेनस देना होता है, क्योंकि थियामिन इंट्रावेनस देने से उसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड शॉट से आप इंट्रामस्कुलर पे शिफ्ट कर सकते हैं और लगातार 3 दिन तक आपको थियामिन का इंजेक्शन देना होता है। विदिन 24 आवर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस काफ को देख रहे हैं कि ये काफ जो है स्टेबल हो गया था पहला दिन के बाद ही, और उसके बाद भी इसके हेड में अभी भी आप देख पा रहे हैं कि शेकिंग है और ये अपने हेड को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इसके साथ साथ आपको ब्रेन एडिमा को कंट्रोल करना होगा। तो ब्रेन एडिमा को कंट्रोल करने की कई दवाएं हैं। अगर पहला ड्रग अगर कहें तो आप डेक्सामेथाजोन यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.1 से लेकर के 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एक शॉट आपको लगाना है, सिंगल शॉट। इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर आप दोनों ही रूट से डेक्सामेथाजोन लगा सकते हैं। इसके साथ अगर डेक्सामेथाजोन आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेट में आप मैनिटॉल 20% स्लो इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट डोज रेट काफ के लिए है वो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट है,
पहले किसी वीडियो में शायद मैंने 1 ml पर kg बॉडी वेट बताया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से काफ में दिया जाता है, यानी कि 1 ग्राम का मतलब है, मैं जब 20% कह रहा हूँ तो 200 mg पर ml है, यानी कि 1 ग्राम 5 ml में होगा। तो 5 ml 1 kg वजन के लिए आपको स्लो इंट्रावेनस मैनिटोल देना होगा और कम से कम 60 मिनट तक, 30 से 60 मिनट तक इसको स्लो देना होता है, तब जाके ब्रेन एडिमा मैनेज होता है। या इसके अल्टरनेट में आप DMSO यानी कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यूज़ कर सकते हैं ब्रेन एडिमा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, थियामिन और ब्रेन एडिमा कंट्रोल करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप पॉलीएन्सेफलोमेलासिया को ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये वर्मिनस टॉक्सीमिया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया GI ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो एक तो आपको लक्सेटिव देना चाहिए जिससे कि जो पैरासाइट मरा हुआ इंटेस्टाइन में फंसा है वो पास आउट हो जाए, और साथ ही साथ आपको ओरल एंटीबायोटिक देना चाहिए जिससे कि ये स्टेबलाइज हो जाए। दूसरी चीज़, अगर इसमें सीजर एपिसोड आ रहे हैं तो आपको एंटी सीजर मेडिसिन जो आते हैं, फेनोबार्बिटल आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डायज़ेपाम भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन कैसा है। तो सीजर अगर आप या कन्वल्सन्स आ रहे हैं उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर तक सीजर रहने के बाद एनिमल की कोलैप्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे मैं कह रहा था कि जो ब्रेन में लीजन बनने वाले हैं वो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलने के चलते होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो एनर्जी का प्रिकर्सर हो, या आप डायरेक्टली ओरल या इंट्रावेनस ग्लूकोज थेरेपी भी कर सकते हैं, डेक्सट्रोज आप इंट्रावेनस देंगे तो उससे ब्रेन को एनर्जी मिलेगा, और साथ में अगर थियामिन देंगे तो उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच करके आप एनिमल को सरवाइव करने के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और डिफरेंशियल अगर आपने डायग्नोस किया है कि उसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो वहाँ बहुत रेयर चांस रहते हैं बचने के काफ के। उस केस में आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेना होगा जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, या आपको वैसे एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे जो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको फील्ड कंडीशन में काफ्स में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने पे उन्हें डायग्नोस करने में और साथ ही साथ उन्हें ट्रीट करने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और उसमें मैं स्पेशली आपको सेकेंड ओपिनियन दे पाऊँगा या अच्छे तरह से गाइड कर पाऊँगा। अगर आपके पास कोई क्लिनिकल केस प्रेजेंट होता है तो उसको मैनेज करने में मैं आपको मदद करूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।